सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 6 रिकर्शन का सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं हाउ रिकर्शन वर्क्स के बारे में। यू विल नोटिस दैट द कंप्यूट फंक्शन डजंट ऑलवेज रिकर व्हेन इट्स पैरामीटर n is 1. The function simply returns immediately without any recursive invocations. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंप्यूट फंक्शन था वो हमेशा रिकर नहीं करता है। उसका जब पैरामीटर n का वैल्यू 1 हो जाता है तो वो वापस रिटर्न कर देता है उसी टाइम पे, ठीक है, और कोई रिकर्सिव इन्वोकेशन नहीं करता है। विथ अ बिट ऑफ थॉट यू विल रियलाइज दैट any functional recursive function must have such a situation, since otherwise the recursive function will never finish. In fact, these situations are important enough to designate special cases where the result is pre-known without invoking the function again. Any condition where a recursive function does not invoke itself is called a base case. तो इससे हम लोग को ये पता चलता है, यानी कि कंप्यूट फंक्शन को देखने के बाद ये पता चलता है कि किसी भी रिकर्सिव फंक्शन में कुछ ऐसा सिचुएशन आना चाहिए जहाँ पे हम लोग को रिजल्ट जो है वो पहले से पता हो और उसमें हम लोग को कोई फंक्शन को वापस से कॉल नहीं करना पड़े, ठीक है। और इसी केस को हम लोग बोलते हैं बेस केस। बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन अ रिकर्सिव फंक्शन लैक्स अ बेस केस? To understand this, we need to get some idea about how a computer handles function invocation. तो अब क्या होगा अगर ऐसा बेस केस हम लोग फंक्शन में डाले ही ना, ठीक है। इसको देखते हैं, आगे में बताया हुआ है। In executing a program, the computer creates what is called the function stack. तो जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना, तो कंप्यूटर क्या करता है, एक फंक्शन स्टैक बनाता है। The function stack is a stack of frames, each frame corresponding to a function invocation. तो function stack को क्या होता है, एक frames का stack होता है और एक एक जो frame है ना वो एक function का invocation होता है। At all times, the computer works on executing whichever function is at the stack's top. But when there is a function invocation, the computer creates a new frame and places it at the top of stack, ऐसा लिखना चाह रहे हो। तो हर बार जब भी कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है कोई भी फंक्शन को, तो वो सबसे ऊपर का जो स्टैक के ऊपर का फंक्शन होगा ना उसको एग्जीक्यूट करता है। पर जब कोई फंक्शन इन्वोकेशन होता है तो कंप्यूटर एक नया फ्रेम बनाता है और उसको टॉप में रख देता है, स्टैक के टॉप में रख देता है। When the function at the stack's top returns, the computer removes that function's frame from the stack's top and resumes its work on the function now on the frame's top. तो जो फंक्शन स्टैक के टॉप में रहता है वो रिटर्न होता है, तो कंप्यूटर वो फंक्शन का फ्रेम स्टैक से हटा देता है और वो रिज्यूम करता है अपना काम जो भी फंक्शन टॉप में होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं डायग्राम से। टू स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम pushes a frame corresponding to an invocation to notice how the frame includes room for return value of compute 4n variable sum. तो यहाँ पे जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो sum equals to compute 4, ये पहला स्टैक होगा हमारा। फिर उसके बाद में जब compute 4 जब इन्वोक होगा तो वहाँ पे फिर से एक नया फ्रेम बनेगा जिसमें compute 4 रहेगा और num equals to 4, return 4 plus compute 3। तो जब ये compute 3 एग्जीक्यूट होगा तब फिर एक और नया फ्रेम बनेगा जिसमें compute 3 रहेगा और num equals to 3, return 3 plus compute 2, और ऐसे करते करते compute 2 और compute 1 भी आएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गए। तो जैसे compute 1 चला तो num की वैल्यू 1 थी और वो हमारा एक बेस केस था, तो यहाँ पे इसलिए रिटर्न कर दिया 1। और फिर ये जब लास्ट में एग्जीक्यूट हुआ ये वाला फ्रेम, तो
यहाँ से रिटर्न हुआ 1 और ये 1 यहाँ जैसे ही रिटर्न हो गया तो ये वाला जो स्टैक है, मतलब ये वाला जो फ्रेम है वो स्टैक से हट गया, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ गया। और उसके बाद में फिर ये वाला जो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आ गया, इसलिए यहाँ पे ये वाला फंक्शन भी रिटर्न कर दिया, एक वैल्यू रिटर्न किया। और फिर यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला फ्रेम भी हट गया, ठीक है। फिर ये जो रिटर्न वैल्यू आई वो यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ पे 3+3 जो एक्सप्रेशन आया उसकी वैल्यू कंप्यूट हुई और उसके बाद में ये वाला भी फंक्शन रिटर्न कर गया और स्टैक से हट गया। ऐसे करते करते फिर कंप्यूट 4 की वैल्यू हम लोग को मिल गई 10। और फिर ये जो है लास्ट लाइन में प्रिंट हो जाता है कि सम ऑफ सीरीज 1 to 4 is 10, and after this the program ends and its frame is also removed from the stack and stack becomes empty। तो ऐसे करते करते जो आखिरी का जो फ्रेम था वो भी हट जाता है और स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाता है। So we can say that above given compute 4 was executed as follows। सबसे पहले compute 4 आया था, फिर 4 plus compute 3 हुआ और उसके बाद में 4 plus 3 plus compute 2 हुआ, फिर 4 plus 3 plus 2 plus compute 1 हुआ, फिर 4 plus 3 plus 2 plus 1 हुआ, फिर 4 plus 3 plus 3, फिर 4 plus 6 हो गया, फिर लास्ट में हम लोग को मिला 10, ठीक है। तो इतना बड़ा चीज़ हुआ और हम लोग को ये दिखा भी नहीं। तो अब आते हैं प्रोग्राम 6.2 पे। तो राइट अब रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट अ स्ट्रिंग बैकवर्ड्स। अब हम लोग को लिखना है एक स्ट्रिंग को बैकवर्ड्स, यानी कि रिवर्स करना है एक स्ट्रिंग को। तो ये अगर सिंपल स्ट्रिंग स्लाइस से करें तो बहुत ही आसान है, और यहाँ पे हम लोग को रिकर्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम लोग bp नाम का फंक्शन बना रहे हैं जिसमें sg और n रहेगा। sg रिफ़र कर रहा है स्ट्रिंग को, n जो है वो रिफ़र कर रहा है लास्ट इंडेक्स को, ठीक है। तो इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0, अगर n जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि लास्ट वाला जो है कैरेक्टर है वो 0 से ग्रेटर है, तो प्रिंट कर देना sg का n और n इक्वल्स टू स्पेस। तो क्या हो रहा है कि जो स्ट्रिंग है उसका लास्ट वाला वैल्यू को आप प्रिंट कर देना और एक स्पेस दे देना, मतलब स्पेस से एंड कर देना। फिर फंक्शन फिर खुद को कॉल कर रहा है और इस बार जो स्ट्रिंग की लेंथ बताई है, यानी कि स्ट्रिंग का आखिरी वैल्यू जो बताया है, आखिरी इंडेक्स जो बताया है वो n-1 है। उसके बाद में एलिफ n इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। यानी कि जब स्ट्रिंग का जो भी कैरेक्टर है उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर हो, ठीक है, तब उसको सीधे से प्रिंट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मेन सेगमेंट है कि स्ट्रिंग को इनपुट करो और उसके बाद में फंक्शन को सीधे से कॉल कर दिया हम लोग। तो फिर ये हम लोग का आउटपुट आएगा बाद में जब न्यूज़ डालेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि फंक्शन कैसे काम किया। सबसे पहले 2 पे था, फिर 10 पे था, फिर 11 पे आया, 2 पे था, 10 पे था, फिर 11 में फंक्शन कॉल हुआ। तब यहाँ पे गया न्यूज़ का 4 है, 4 लेटर्स हैं, यानी कि इसका थर्ड इंडेक्स वो लास्ट होगा, तो इसलिए न्यूज़ कॉमा 3 यहाँ पे गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है न्यूज़ गया स्ट्रिंग में और n की वैल्यू 3 थी। फिर 4-5 जो हमारी लाइंस है वो एग्जीक्यूट हुई और 5 में फिर से फंक्शन कॉल था, तो उसमें sg इक्वल्स टू न्यूज़ और n इक्वल्स टू 2 था। फिर उसके बाद में 3-4-5 जो लाइन्स है वो फिर से एग्जीक्यूट हुई, 2-3-4-5, और फिर से एक फंक्शन कॉल था। तो यहाँ पे इस बार आया sg इक्वल्स टू न्यूज़ कॉमा n इक्वल्स टू 1,
और फिर 2 3 4 5 लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हुई, और उसके बाद में फिर एक फंक्शन कॉल था, इसमें एस जी इक्वल्स टू न्यूज़ था और एन इक्वल्स टू ज़ीरो था। तो यहाँ पे एन इक्वल्स टू ज़ीरो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और इसलिए एस पहले आ गया, यानी कि यहाँ पे एन इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो यहाँ पे रिटर्न कराया एन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन था। अब इसके अंदर में हुआ क्या वो देखते हैं। Let us see how this recursive program executed itself. So what happens if a recursive method never reaches a base case? You guessed it right. The stack will never stop growing. The computer, however, limits the stack to a particular height so that no program eats up too much memory. If a program's stack exceeds this size, the computer initiates an exception which typically would crash the program. तो जब अगर बेस केस में पहुंचता ही नहीं हमारा रिकर्सिव फंक्शन, तो स्टैक है वो ग्रो करना रोकता ही नहीं है, यानी कि वो इनफाइनाइटली ग्रो करते रहता है। और इसी वजह से जो हमारे स्टैक का साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाता है और वो मेमोरी बहुत ज़्यादा खाता है। तो इसलिए जो हमारा कंप्यूटर है वो एक एक्सेप्शन बनाता है कि अगर कुछ ज़्यादा ही हाइट हो गया तो वो क्या करेगा, क्रैश कर देगा प्रोग्राम को। फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्रैशिंग द प्रोग्राम इज प्रीफरेबल टू अलाउिंग अ प्रोग्राम टू ईट अप टू मच मेमोरी एंड इंटरफेयर विद other better behaved programs that may be running. ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोग्राम को क्रैश करना ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली कि वो प्रोग्राम मेमोरी खाते जाए। द एक्सेप्शन इज लेबल्ड एज मैक्सिमम रिकर्शन लिमिट एक्सीडेड। तो जो एक्सेप्शन है उसको हम लोग लेबल करते हैं मैक्सिमम रिकर्शन लिमिट एक्सीडेड से। तो यहाँ पे हमारा मेन सेगमेंट था, इसमें हम लोग एंटर करा है स्ट्रिंग को, और जब बीपी फंक्शन सबसे पहले कॉल हुआ तो एस इक्वल्स टू न्यूज़ था और एन इक्वल्स टू 3 था। तो फिर उसके बाद में जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो एक और फ्रेम बना, यानी कि स्टैक का एक फ्रेम बन गया। ठीक है, फिर एन जो है ग्रेटर देन 0 है, इसलिए फिर प्रिंट किया एस जी का 3, यानी कि ये वाला। तो यहाँ पे एस आया, उसके बाद एक स्पेस आया, सेकेंड कॉल टू बीपी मेड, यानी कि बीबी का सेकेंड कॉल हुआ, और इस बार में एस जी की वैल्यू न्यूज़ और एन इक्वल्स टू 2 था, तो एन इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पे भी ट्रू हो रहा है, इसलिए एस जी का सेकेंड वाला कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद में एक स्पेस आ रहा है। फिर थर्ड कॉल टू बीपी हुआ, अब इस बार में जो एस जी की वैल्यू थी वो न्यूज़ थी और एन इक्वल्स टू 1 थी, और यहाँ पे भी n जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए एस जी का 1 प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे e आ जाएगा। फिर फोर्थ कॉल टू बीपी था, और इस बार एस जी की वैल्यू न्यूज़ थी और n इक्वल्स टू 0 था, और इस बार n इज ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो गया और n इक्वल्स टू 0 ट्रू हो गया, इसलिए ये बेस केस रीच कर गया, और फिर n हमारा प्रिंट हो गया और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड कर गया। ठीक है, कंसिडर अनदर रिकर्सिव फंक्शन दैट ऑल्सो डज द सेम थिंग एज प्रोग्राम 6.2, दैट इज बैकवर्ड प्रिंटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। ये भी सेम चीज़ है पर दूसरे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग को एंटर करवा रहे हैं और हम लोग फंक्शन में स्ट्रिंग और उसका लेंथ बस पास करा रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन डेफिनेशन देखें तो एक एस जी और एक एन है, इस बार एन है हमारा लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ। इफ एन इज ग्रेटर देन 0 तो k इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस जी माइनस एन। तो यहाँ पे एक k नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें स्ट्रिंग जो आई है उससे n माइनस कर रहे हैं।
और उसके बाद में BP फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसमें SG और n-1 पास करा रहे हैं। फिर प्रिंट कर रहे हैं SG का K वाला वैल्यू और एंड कर रहे हैं एक वाइट स्पेस से, और फिर if n=0 तो रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सेम चीज़ होगा, मतलब सेम आउटपुट आएगा हमारे पास, अंदर में चीज़ें दूसरी होंगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे जब मेन सेगमेंट स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूट करना, तो पहला कॉल हुआ BP को, इसमें SG न्यूज़ था और n=4 था, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो 4 थी। तो जब फंक्शन कॉल हुआ तो फ्रेम बना और K की वैल्यू 4-4 हो गई, क्योंकि न्यूज़ का जो लेंथ था वो 4 था और n की वैल्यू भी 4 थी, इसलिए यहाँ पे 0 आया। और फिर सेकंड कॉल हुआ BP को और इस बार SG और 3 पास हुआ। फिर n=3 था तो n>0 था, इसलिए K की वैल्यू 4-3 = 1 हो गई। फिर थर्ड कॉल हुआ BP को, इस बार जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो न्यूज़ और 2 था, और फिर से n जो है >0 था, इसलिए K की वैल्यू 2 हुई। और फिर फोर्थ कॉल हुआ BP को और इस बार SG की वैल्यू न्यूज़ थी और n की वैल्यू 1 थी, और फिर इसलिए K की वैल्यू 3 बनी। और फिर फिफ्थ कॉल हुआ BP को और इस बार SG न्यूज़ था और n=0 था, और इस बार कंडीशन में n जो है =0 था, इसलिए ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई और ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, और हमारा बेस केस जो है वो रीच हो गया। और फिर ये जो है एक एक करके स्टैक से रिमूव होते गया, और फिर ये जो हमारा आउटपुट है वो आते गया। तो ये इतना लंबा चौड़ा चीज़ें होता है, और इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो आगे देखेंगे हम लोग। तो हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन था लाइन 2, फिर 11, फिर 12। फिर यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, पहली बार BG को कॉल किए, फिर 2, 3, 4, 5 लाइंस कॉल मतलब एग्जीक्यूट हुई। फिर एक फंक्शन कॉल हुआ जिसमें ये वाले आर्ग्यूमेंट्स गए, फिर 2, 3, 4, 5 चला, फिर फंक्शन कॉल हुआ थर्ड बार, और फिर उसके बाद में 2, 3, 4, 5 लाइंस एग्जीक्यूट हुई। फिर एक फंक्शन कॉल हुआ और फिर 2, 3, 4, 5 लाइंस चली, और उसके बाद में फिर एक फंक्शन कॉल हुआ, ये फिफ्थ फंक्शन कॉल था, और फिर 2, 3, 7, 8 लाइंस चली। और जब ये फंक्शन रिटर्न हुआ, ये फंक्शन कॉल रिटर्न हुआ, तब फिर ये सिक्स्थ लाइन चली इसकी, ये वाली फोर्थ वाली फंक्शन कॉल की, फिर थर्ड वाली की चली, फिर 2 वाली की चली, फिर फर्स्ट वाले की चली, और फिर हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो गया। बहुत बोरिंग सा और कंफ्यूजिंग चैप्टर है, पर देख लेते हैं, सीखना ज़रूरी है ये। टेक्निकली पाइथन अरेंजेस द मेमोरी स्पेसेस नीडेड फॉर ईच फंक्शन कॉल इन अ स्टैक। पाइथन जो है वो मेमोरी स्पेस को अरेंज करता है हर एक फंक्शन कॉल के लिए स्टैक में। The memory area for each new call is placed on the top of the stack and then taken off again when the execution of the call is completed. तो वो हर मेमोरी एरिया हर नए कॉल के लिए स्टैक के टॉप में आता है और फिर उसको हटा दिया जाता है हर एक फंक्शन कॉल के कंप्लीट होने के बाद में। So you can say that the stack goes through the following sequence in recursive calls. तो सबसे पहले स्टैक जो है वो एम्प्टी रहता है, फिर पहला कॉल आता है, फिर उसके ऊपर में दूसरा कॉल आता है, फिर तीसरा कॉल आता है, फिर बेस केस जब पहुंच जाता है तो जो बेस केस है वो थर्ड कॉल को कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, फिर थर्ड कॉल जो है वो सेकंड कॉल को वैल्यू रिटर्न करता है, फिर सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल को कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, और फिर फर्स्ट कॉल जो है वो फिर कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, और जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी हो जाता है। तो Python uses this stacking principle for all nested functions, not just for recursively defined functions. A stack is an example of a last in first out structure. तो
पाइथन जो है वो ये स्टैकिंग प्रिंसिपल को काम करता है हर नेस्टेड फंक्शंस के लिए, सिर्फ रिकर्सिव फंक्शंस के लिए नहीं। और स्टैक जो है वो एक एग्जांपल है लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर के लिए। ये आगे बात होगी हमारी 9th या 10th चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है और काफ़ी कंफ्यूजिंग सा था, पर आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आई हो। नेक्स्ट वाली वीडियो में रिकर्शन इन पाइथन देखेंगे और तब तक के लिए चलते हैं, बाय।